हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम लोग महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। जो दोस्त यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी या बिहार पी या बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, जो चैनल पर नए जुड़े होंगे वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। म, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1865 ईस्वी या 1890 ईस्वी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी दोस्तों, वह 1885 ईस्वी में हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला। इसमें दो बातें और महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों, कि कई क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, यह मुंबई में हुई थी। यानी मुंबई में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। और ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यह किस भारतीय गवर्नर के पीरियड में इसकी स्थापना की गई थी। तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, यानी लॉर्ड डफरिन के पीरियड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1885 में की गई। और इसका आयोजन यानी इसकी बैठक कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। ये तीनों बातें आपको नोट करनी है, आपको याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल? तो आपको ये बताना है कि जो सिंधु सभ्यता थी वह किस युग में रखा जाता है, यानी इतिहास के किस पीरियड में रखा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी आदि ऐतिहासिक काल में। अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि सिंधु सभ्यता को हम आदि इतिहास में क्यों रखते हैं। क्योंकि दोस्तों आदि इतिहास की जो डिफिनेशन है, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आदि इतिहास की डिफिनेशन है कि ऐसे पीरियड जिनके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन अभी उन्हें पढ़ा नहीं गया है। यानी ऐसा पीरियड जिसमें लिखित साक्ष्य हमें तो उपलब्ध हो जाते हैं लेकिन उनको अभी तक का किसी भी इतिहासकारों द्वारा या किसी भी भाषा लिपि द्वारा उन्हें पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसे पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी ऐसे पीरियड को आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अब ये समस्या होती है कि ऐतिहासिक काल तो आपको सिंपल सी डिफिनेशन है, जिस युग में लिखित साक्ष्य प्राप्त होने लगे हो और उन्हें पढ़ा जा सका हो, ऐसे पीरियड को हम लोग ऐतिहासिक कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल इस पीरियड को कहा जाता है जिसमें ना तो लिखित साक्ष्य प्राप्त हो, हमें पुरातात्विक माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती हो। ऐसे इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ये छोटी सी डिफिनेशन थी दोस्तों, जानो आपको ये समझने में आसानी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको घुमा के कहीं ना कहीं से पूछा जरूर जाता है। तो आपका राइट आंसर है आदि ऐतिहासिक काल में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम? तो दोस्तों जो आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की बात करता है, तो जानते हैं दोस्तों वह क्या होता है? हमारा संन्यास आश्रम होता है। यानी जिस समय मनुष्य अपने क्या कहा जाए पारिवारिक जीवन को त्याग देता है और जंगलों में रहने के लिए विवश होता है, मतलब चला जाता है, उस आश्रम को क्या कहा जाता है? संन्यास आश्रम कहा जाता है। ऐसा मानना है कि दोस्तों प्राचीन जो मानव लाइफ थी, मानव जीवन था, उसको चार आश्रमों में बांटा गया था। यानी जो ब्रह्मचर्य आश्रम था इसे एक से लेकर 25 वर्षों तक का, और गृहस्थ आश्रम इसको 25 से लेकर 50 तक का, और वानप्रस्थ होता था ये 50 से लेकर 75 तक का, और जो सन्यास होता था ये 75 से लेकर दोस्तों यानी ये 100 तक का। यानी मानव का जो जीवन था
पूरे 100 वर्षों का माना गया था, जिसे 4 भागों में बांट दिया गया था। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम जो बचपना होता था, गृहस्थ आश्रम जिस समय बालक पाठशाला में जाने लगता था, और वानप्रस्थ आश्रम ऐसे आश्रम को कहा जाता था जब मानव अपने वैवाहिक जीवन में आ जाता था, और संन्यास आश्रम जब इंसान गृहस्थ जीवन को छोड़ देता था, संन्यास आश्रम होता था। यही आपको बताना और चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि जो ये आश्रम पद्धति थी, ये कहा जाता है कि जो 3 आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है, तो छंदोग उपनिषद में तीनों आश्रम की चर्चा की गई है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि चारों आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में हुई है, तो जपाल उपनिषद ऐसा एक उपनिषद है, जपालो उपनिषद, जिसमें चारों आश्रम का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर एक बार अपने नोटबुक में नोट करिएगा कि तीनों उपनिषदों का जो उल्लेख मिलता है आश्रमों का, वो छंदोग उपनिषद मिलता है, और चारों का जपालोपनिषद में इनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो दोस्तों, जो मूल अधिकार है यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। यानी भाग 3 में हमें मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। अगर आपसे आर्टिकल की बात कर लेता है तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक का होता है, तो आपको यही नोट कर लेना है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक का, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का हमें मौलिक अधिकार की प्राप्ति होती है। वर्तमान में हमें कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? तो वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। यानी जब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब संविधान की शुरुआत में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे, तो 7 थे, जिसमें से हमें वर्तमान में संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है, यानी उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल, रेफलेसिया, कैक्टस, रजनीगंधा? तो जो संसार का अभी तक का सबसे बड़ा फूल है दोस्तों, रेफलेसिया, यानी बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा जाता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करता था। यानी कितने का दान किया करता था गरीब और मोहताजों के लिए? लाखों का, 1 लाख, लाखों का दान करता था। इसी कारण उसको एक उपाधि क्या दी गई थी? लाख बख्श। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। अगर देखा जाए या दिल्ली सल्तनत का कब से कब तक सुल्तान होता है, तो 1206 से लेकर 1210 तक का या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है। इसी के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। यानी गुलाम वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है, यह क्या करता है? इसके लिए आंकड़े को इकट्ठा करता है। यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का संकलन किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? यानी चमगादड़ों को आपने अक्सर देखा होगा कि ये रात में ही होते हैं, इन्हें हम रातचर पक्षी के नाम से भी जानते हैं। यानी ऐसा वो किस लिए कर लेते हैं? क्योंकि ये भी माना जाता है कि चमगादड़ों की जो आंखें होती हैं वह नहीं होती हैं। तो चमगादड़ रातों में कैसे, अंधेरों में कैसे उड़ान भरता है? तो यही आपको बताना है। वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर पक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं या वे परस्पर ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। यानी चमगादड़ इसलिए उड़ लेता है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी वे क्या होते हैं?
पराशरभ ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और इसी के माध्यम से वो रात में क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। जैसे ही वह ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, वह किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु से टकराती है, तो वह पुनः उनके पास वापस आ जाती है और उसी से ये अनुमान लगा लेते हैं कि आगे कितनी दूरी पर खतरा है या आगे कितनी दूरी पर उनका शिकार मौजूद है। तो ये क्या करते हैं, पराशरभ ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसी कारण वह रात में उड़ सकते हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? गुयाना, जापान, इंडोनेशिया या सूरीनाम? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, सूरीनाम। यानी सूरीनाम में उसके कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में खासतौर पर यूपीपी में बार बार पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? यूएसए, यूके, कनाडा या स्विट्जरलैंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी जो संघीय व्यवस्था है, हम कहा किस संविधान से ली हैं या किस देश से इसे अडॉप्ट किए हैं? तो कनाडा के संविधान या कनाडा देश से हमें संघीय व्यवस्था प्राप्त होती है। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहां से हमें नीति निर्देशक तत्वों से नीति निर्देशक तत्व कहां से हम लिए हैं? स्विट्जरलैंड से लिए हैं। यूएसए की संविधान से हम लोग क्या लिए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को यूएसए से लिया गया है। और इंग्लैंड से एक नागरिकता, कई सारे फैक्ट हम लोगों ने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। तो संघीय व्यवस्था आपको ध्यान रखना है कि कनाडा से लिए हैं, ना कि हम यूएसए से, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसे संविधान के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लगा देते हैं, लेकिन हम जो संघीय ढांचा है वह कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। और स्विट्जरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को अडॉप्ट किया। ये भी क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, आधारित है या अधिक अस्थायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी हाइड्रोजन गैस से हल्की होती है हीलियम गैस। इसी कारण क्या होता है दोस्तों, इसे गुब्बारों में भरने के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। और इसके बाद होती है, यह हाइड्रोजन से कम ज्वलनशील भी होती है और हाइड्रोजन से हल्की भी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी हाइड्रोजन से हल्की होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, मीथेन, इथेन या ब्यूटेन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी हम कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, बांग्लादेश और भारत को? ये 3 बीघा कॉरिडोर जो है दोस्तों, या भारत और बांग्लादेश को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। इनकी बाउंड्री लाइन को आपस में जोड़ता है या आने जाने के लिए हमें मार्ग प्रशस्त करता है। तो इसी को क्या कहा गया है? 3 बीघा कॉरिडोर। तो आपका राइट आंसर डी, यानी बांग्लादेश और भारत को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतरराष्ट्रीय समझबूझ या पर्यायवाची अध्ययन? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए सबसे जो उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया जाता है वह कौन सा पुरस्कार है? पुलित्जर पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले या अहम रोल करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, जो पुलित्जर पुरस्कार है साहित्य या पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? महाराणा प्रताप, राणा सांगा सिंह, राणा कुंभा या राणा रतन सिंह? तो आपका राइट आंसर होगा राणा कुंभा, यानी राणा कुंभा के द्वारा विजय
स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है रिकॉर्ड, फाइल, बिट या बाइट। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर डाटा होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है बिट, यानी 8 बिट बराबर एक बिट। एक बिट होती है दोस्तों, अगर 8 बिट मिल जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। यानी 8 बिट मिलने से एक बाइट का निर्माण होता है। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है हमारी, वह कौन सी होती है, बिट होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की तट रेखा है 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या 8400 किलोमीटर। तो हमारी भारत की जो संपूर्ण तट रेखा है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को मिलाकर, वह कितनी है, 7500 किलोमीटर के लगभग, यानी लगभग 7500 किलोमीटर हमारी तट रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में? तो जो दोस्तों जवाहर टनल है यानी जवाहर सुरंग है, वह वर्तमान में जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब आती है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सूर्य ग्रहण किस स्थिति में बनता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ऐसे ही स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। क्योंकि चंद्रमा के द्वारा लमसम पृथ्वी सूर्य को ढक लेने के कारण क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। अगर यही स्थिति आपसे पूछ ले कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होता है, पृथ्वी आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ऐसी स्थिति कब बनती है, हमेशा पूर्णिमा के दिन बनती है। यानी क्या होता है कि सूर्य स्थिर है और चंद्रमा जो है और पृथ्वी क्या है, एक दूसरे को रोटेट करते हैं, यानी ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो एक ऐसी स्थिति बनती है, कभी पृथ्वी के बीच चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो कभी चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यानी जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा और पृथ्वी के सॉरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, तो हमारा क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आएगी तो कौन सा ग्रहण होगा, या होगा आपका चंद्र ग्रहण होगा। ठीक दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन यानी इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन के कारण कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी, डायबिटीज, कैंसर या एनीमिया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, डायबिटीज हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 25%, 35%, 20%, 10%। जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है दोस्तों, सी, यानी लगभग 20% के आसपास, लगभग 20% के आसपास वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर ये आपसे बात पूछ ले कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, तो 78% के लगभग, यानी 78% के लगभग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितने प्रतिशत? लगभग 78% के आसपास ये गैस पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया वीमेंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की यह पुस्तक है, यानी इंडिया वीनस फ्रीडम पुस्तक किसकी है, तो मौलाना आजाद की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है अलंकेश्वर, लुधियाना, कानपुर या पटना? तो ऐसा मानते हैं लोग कि अलंकेश्वर जो है यह भारत का सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों,
श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई, 4 मई, 8 मई या 9 मई? तो जो श्रम दिवस है प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है सितार के आविष्कार से, सरोद के आविष्कार से, तबला के आविष्कार से या शहनाई के आविष्कार से? जो अमीर खुसरो थे इनको सितार के आविष्कार से जोड़ा जाता है, यानी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। सितार का इन्होंने निर्माण बीड़ा, यानी एक वाद्य यंत्र है बीड़ा, और तंदूरे, एक होता है तंदूरे के निर्माण से क्या बना दिया? सितार बना दिया। यानी इनके दोनों के मिश्रण से एक नया वाद्य यंत्र बनाया गया सितार, और इसका आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।